नमस्कार दोस्तों, डुगू कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि अभी हमने आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या फिर नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें से जो आपका होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है CNS और एक होता है PNS। CNS अगर आपकी बात की जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS बात की जाए आपकी तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो आपका CNS होता है उसमें से आपके मेनली दो ऑर्गन्स आते हैं बॉडी के। पहला कौन सा है, ब्रेन, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अगर बात की जाए PNS की तो इसमें से भी दो आते हैं, एक क्रैनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करेंगे हिंदी में कि मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय बोले तो CNS, परिधि PNS। CNS में मस्तिष्क और मेरुरज्ज, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। कपाल तंत्रिका कहाँ से निकलती है, मस्तिष्क से निकलती है, और मेरु तंत्रिका कहाँ से निकलती है, आपके मेरुरज्ज से। ठीक है, अब हम आपके बात करेंगे मानव के मस्तिष्क के बारे में। जो मानव का मस्तिष्क होता है उसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। तो मनुष्य के मस्तिष्क के कितने पार्ट हो गए, तीन। बोले तो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इट हैज थ्री मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब हम इन तीनों के अलग अलग किसका क्या काम है और किसके क्या फंक्शन है हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए बात की जाए अगर आपके फोर ब्रेन के बारे में, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क है। ठीक है, ये आपका जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे विशिष्ट और जटिल भाग है, यानी कि कठोर। अब इसके हम कार्य का बात करेंगे, वर्क ऑफ या फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, जो आप सोचने का काम करते हैं वो किस भाग में होता है, आपका अग्र मस्तिष्क में। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक बोले तो जो आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार क्रियाएं करते हैं, जैसे हंसना, खाना, पीना, उठना, बैठना। ठीक है, ये क्या हो गया, ऐच्छिक क्रियाएं। और सूचनाओं को क्या करता है, ये याद रखता है। बोले तो जैसे आपको कुछ याद करना हुआ तो कौन याद करेगा, अग्र मस्तिष्क। शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना। जैसे आपके शरीर के किसी भी हिस्से की सूचना है आपको, उसको कौन एकत्रित करेगा, आपका अग्र मस्तिष्क, और उसका समायोजन करेगा। और भूख से संबंधित केंद्र, अगर आपको भूख लग रही है तो कौन इसके बारे में जानकारी देगा, कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग, आपका अग्र मस्तिष्क। ठीक है, चलिए, इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपका कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस। बोले तो जो आप इच्छा के अनुसार आपका काम करे। स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो मेमोरी होती है ये कौन करता है, फोर ब्रेन। ठीक है, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है सबको स्टोर करके कौन रखता है, आपका फोर ब्रेन। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। एसोसिएटेड विद हंगर, भूख से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए, अब आपका दूसरा भाग है कौन सा, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज चेंज इन प्यूपिल साइज, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। देखिए, जो आपका मिड ब्रेन होता है या फिर मध्य मस्तिष्क, ये अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे कि पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। ये बताइए, जो आपकी पुतली होती है उसके आकार में परिवर्तन कौन लाता है, मध्य मस्तिष्क। लास्ट है आपका पश्च मस्तिष्क। ये जो पश्च मस्तिष्क है इसके भी मुख्यतः तीन भाग हैं। तीन कौन कौन से हैं, हिंड ब्रेन, इट हैज थ्री पार्ट्स, सेरेबेलम, मेडुला, पॉन्स। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लेना। सेरेबेलम बोले तो अनुमस्तिष्क,
मेडुला और पॉन्स। सेरेबेलम का काम क्या होता है? कंट्रोल, पोस्चर एंड बैलेंस, प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, एग्जाम्पल पिकिंग पेन। ये क्या करता है आपका? जो आपकी वॉलेंट्री एक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे पेन उठाना हो गया या फिर हाथ चलाना हो गया या फिर कुछ भी करना हो गया, आप जो आप इच्छा के अनुसार करते हैं। मेडुला, मेडुला ये आपका हिंड ब्रेन का वह पार्ट है जो कि कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, जो आपकी अनैच्छिक, जो आपकी इच्छा के अनुसार क्रियाएं आपके शरीर में होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन, वोमिटिंग, डाइजेशन। ठीक है। पॉन्स, लास्ट है आपका पार्ट पॉन्स, इनवॉलेंट्री एक्शंस, रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए ये भी इनवॉलेंट्री का एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे कि रेगुलेशन और रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन और नियंत्रण। देखिए शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाने ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्ध, उदाहरण पैन उठाना। मेडुला का क्या काम है आपका? अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। पॉन्स, पॉन्स का क्या काम है आपका? अनैच्छिक क्रिया जैसे श्वसन का नियंत्रण। आप अनैच्छिक क्रिया क्या आप अपनी मर्जी से सांस रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है। ठीक है, चलिए ये है डायग्राम आपका किसका? ब्रेन का। ये डायग्राम आप लोग को बना लेना है, इसके सारे पार्ट्स लिख लेने हैं। सेरेब्रम, क्रैनियल, क्रैनियम, स्कल जिसको खोपड़ा बोलते हैं हिंदी में, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रही हिंड ब्रेन के तीनों पार्ट हो गए। ठीक है, चलिए अब अगर अब बात की जाए आपका कि प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो आपका मस्तिष्क होता है उसकी रक्षा कौन करता है? मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। देखिए ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड बैलून विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड इज इनक्लोज्ड इन क्रैनियम। देखिए क्या होता है कि जो आपका ब्रेन होता है उसमें एक तरल पदार्थ बोले तो फ्लूइड भरा रहता है, जो क्या काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर का, एब्जॉर्बर। ठीक है, जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, जिससे आपके ब्रेन में चोट नहीं लगती है। इनक्लोज्ड इन क्रेनियम, यानी कि हड्डियों के ढांचे के अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद है आपका मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की बात की जाए तो मेरुरज्जु की सुरक्षा जो होती है कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। देखिए मेरुरज्जु बोले तो जो आपकी रीढ़ होती है वहां पे रहती है ये। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन वर्टेब्रल कॉलम। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, यानी कि नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बीच में, तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच में जो समन्वय है उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। स्टिमुलस सेंस ऑर्गन, सेंसरी नर्व है। फिर क्या है आपका? सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड, डिसीजन मेड, रिस्पॉन्स जनरेटेड। जो आपका सीएनएस होता है क्या करेगा? सूचना प्राप्त करेगा, वह संसाधित करेगा, निर्णय करेगा क्या करना है, अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए प्रेरक तंत्रिका के पास भेजेगा। मोटर नर्व बोले तो मसल, रीअरेंजमेंट ऑफ मसल्स प्रोटीन, जो मसल्स होती है इनको क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट। मसल शॉर्टन, ये क्या करेंगे? आपका रिस्पॉन्स। इधर भी देख लीजिए आप लोग। ज्ञान उद्दीपन क्या है आपकी? ज्ञानेंद्रीय, संवेदी तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका ऊतक बोले तो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सूचना प्राप्त करके संसाधित करेगा, निर्णय करेगा, अनुक्रिया उत्पन्न करने के तुरंत बाद प्रेरक तंत्रिका से क्या कहेगा? पेशिक ऊतक तक मैसेज को पहुंचाएगा, प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करेगा और पेशी संकुचन यानी अनुक्रिया करेगा बोले तो रिस्पॉन्स। देखिए अब हम बात करेंगे आपका लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन नर्व सिस्टम। देखिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल रीच ओनली टू दोज सेल्स
दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी क्रियाविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द सेल टेक्स सम टाइम टू reset its mechanism before transmitting another impulse, so cells cannot continually create a transmit impulse। देखिए क्या होता है कि एक मैसेज पहुंचाने के बाद थोड़ा सा बीच में टाइम लेते हैं, क्योंकि जो आपकी सेल्स होती हैं या कोशिकाएं होती हैं लगातार काम नहीं कर सकती है, लगातार आवेश उत्पन्न नहीं कर सकती। आपके थर्ड पॉइंट है, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया कि मनुष्य में तो नर्वस सिस्टम होता है बट प्लांट्स में नहीं होता है। केमिकल कम्युनिकेशन टू ओवरकम द, केमिकल कम्युनिकेशन की बात की जाए आपकी, टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें से हम क्या जानेंगे, आपका रासायनिक संचरण। तो रासायनिक संचरण क्या होता है? रासायनिक संचरण विद्युत संरक्षण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संरक्षण का उपयोग शुरू हुआ। अब इतना तो हो गया, ये बताइए मैंने अभी आपसे क्या बताया कि प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम, यानी कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो क्या ऐसा है कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा? भाई ऐसा कैसे है, प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन होगा, यानी कि पौधों में समन्वय होगा। तो पौधों में गति जो होती है वृद्धि की गति पर निर्भर ना होना और वृद्धि की गति पर निर्भर होना, दो तरीके से होता है। मूवमेंट्स इन प्लांट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो पहला हम क्या बात करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ठीक है, चलिए अब इसमें से क्या है आपका, प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, यानी कि वन सेल टू अनदर सेल। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। या तो कोशिका फूलेगी या फिर सिकुड़ेगी। फॉर मूवमेंट्स टू हैपन सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और सिंकिंग ऑफ सेल। स्वेलिंग बोले तो फूलना और सिंकिंग ऑफ पिचकना या फिर सिकुड़ना। अब है एग्जाम्पल, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट। ये बताइए, आपने छुई मुई के पौधों को देखा होगा, जैसे आप उसको टच करते हैं वो पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, यानी कि श्रिंक होती हैं। अब देखिए वृद्धि के कारण आपके प्लांट्स में क्या गति होती है, यानी कि डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो दीज मूवमेंट्स आर ट्रॉपिक मोमेंट्स, एग्जाम्पल डायरेक्शनल। ठीक है, मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। देखिए वृद्धि के कारण जो गति होती है ये दिशिक व अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती हैं। देखिए इसमें से आपको कुल कुछ पॉइंट पढ़ने हैं, जिसमें से आपका पहला पॉइंट कौन सा है, प्रतान, बोले तो टेंड्राइल्स। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिसे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रोज मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। दिस कॉजेज सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्राइल अराउंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है कि यह प्रतान का वह भाग होता है जो वस्तु से दूर रहता है, किंतु क्या करता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिसे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। प्रकाशानुवर्तन या फिर फोटोट्रिज्म, क्या होता है, ये प्रकाश की तरफ गति करना, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। अगला है आपका गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूर गति करना, या तो पृथ्वी की तरफ गति करेंगे पेड़ पौधे या पृथ्वी से दूर, यानी कि ट्रोपिज्म, मूवमेंट्स टुवर्ड अवे फ्रॉम ग्रेविटी। अगला है आपका
कीमोट्रोफिज्म, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, रासायनानुवर्तन, पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, और जलानुवर्तन क्या होता है आपका, पानी की तरफ जड़ों की गति। ये बताइए, अगर पेड़ों को फोटोसिंथेसिस के लिए जल की आवश्यकता होती है तो वो जल कहाँ से प्राप्त करेंगे, पानी से या फिर पृथ्वी से। तो जल जो होता है जड़ें ही तो लाएंगी, तो जड़ों का पानी की तरफ जड़ों की गति होती है उसको क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन। पादप हार्मोन, ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास या अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन्स। ठीक है, देखिए अब बात की जाए आपके प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स व्हिच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। देखिए जो क्या होता है कि प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकिन्स, एब्सिक एसिड। तो ये आपके प्लांट्स में किस तरह से सहायक होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑक्जिन सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, इन्वॉल्व्ड इन फोटोट्रोपिज्म। जो ऑक्जिन होता है शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, ठीक है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है और प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है, यानी कि प्रकाश की तरफ गति करने में। अगला है आपका जिब्रेलिन, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, यानी कि तने की वृद्धि में सहायक होता है। ये रहा आपका जिब्रेलिन और ये रही इसकी डेफिनेशन। अगला है आपका साइटोकाइनेंस, प्रोमोट्स सेल डिवीजन इन प्लांट्स, प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। देखिए जो आपका साइटोकाइनिन होता है किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, एब्सिक अम्ल, वृद्धि, संदमन, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन। जो आपका एब्सिक एसिड होता है ये क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। आपने भी देखा होगा एक समय के बाद प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है ड्यू टू द एब्सिक एसिड। कॉज विल्टिंग ऑफ लूज, जो पत्तियां होती हैं इसी की वजह से मुरझा जाती हैं। स्ट्रेस हार्मोन, इसको अपन लोग स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई आपके प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे आपका हार्मोन्स इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों में कौन कौन से हार्मोन होते हैं। देखिए, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। क्या होता है, ये वे रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। क्या कहलाते हैं, हार्मोन। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथ, ये वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, these glands secrete their product into the blood which is called hormone। देखिए, अब एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन की बात करेंगे, यानी कि हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके कार्य। तो देखिए आप यहाँ पर कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं, किस ग्रंथि से या किस एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं वो बताया गया है, और उनकी लोकेशन क्या है, स्थान कहाँ पे है वो बताया गया है आपका, और उनका कार्य क्या है। तो पहला है आपका थायरॉक्सिन, कहाँ रहता है, थायराइड में। लोकेशन नेक थ्रोट रीजन, गर्दन में। फंक्शंस रेगुलेशंस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय करके वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका थायरॉक्सिन, कहाँ रहता है, अवटु ग्रंथि में हिंदी में, और गर्दन में रहता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय करता है। चलिए अगला आपका जो होता है हार्मोन, वह कौन सा है, आपका वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन की बात की जाए आपका तो ग्रोथ, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, देखिए वृद्धि हार्मोन कहाँ रहता है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर मस्तिष्क में ग्रंथि रहती है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या है, मिड ब्रेन में। इसका क्या काम है, वृद्धि व विकास का नियंत्रण, रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए इतना हो गया। अब हम बात करेंगे आपका एड्रिनलिन। एड्रिनलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, एड्रिनल से या फिर अधिवृक्क से। और
अधिवृक्क कहाँ होता है? किडनी, वृक्क के ऊपर, एबव द बोथ किडनी। काम क्या है इसका आपका? रेगुलेशंस ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसका जो मुख्य काम है वो कौन सा है कि बीपी की, हृदय की, ब्लड प्रेशर, हृदय की गति, धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में, यानी कि इंसुलिन है अगला। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या है आपका? कहाँ से सेक्रेट होता है? अग्न्याशय से, उदर के नीचे से, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना, यानी कि इंसुलिन सेक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज। अगर लोकेशन की बात की जाए तो बिलो द स्टमक, रिड्यूसेस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। लास्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन। इसमें दो टाइप के होते हैं, टेस्टिस इन मेल्स, एस्ट्रोजन ओवरीज इन फीमेल्स। देखो पांचवा क्या है? दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुषों में, और एस्ट्रोजन जो होता है महिलाओं में। कहाँ से सेक्रेट होता है ये? जेनेसियल लोअर एब्डोमिनल एरिया, या फिर पुरुषों में ये वृषण से और महिलाओं में अंडाशय से। काम इसका क्या है? चेंज एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन जैसे लैंगिक परिपक्वता। देखिए ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की जाए तो ये डायग्राम देखिए आप। ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, ये स्टमक से कहाँ रहती है? थोड़ा सा नीचे, एड्रीनल ग्लैंड्स एंड टेस्टिस, ओवरी इन फीमेल्स। देखिए इसी में दोनों चीज़ें आपकी दे दी गई हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम बात करेंगे आपका किस चीज़ के बारे में? आयोडाइज साल्ट इज नेसेसरी बिकॉज आयोडीन मिनरल्स essential part of thyroxine hormone secreted by the thyroid gland. Thyroxine regulates metabolism of carbohydrates, fats and protein. So we must consume iodized salt which is necessary for proper working of thyroid gland. Its deficiency causes disease called goiter. जो होता है आपका ग्वाइटर नाम की क्या होती है? डिसीज, जो क्या करती है आपकी शरीर में? यह है आपकी अवट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें अगर थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण भी करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अवट ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन कमी से गला फूल जाता है, अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो आपके शरीर गला क्या होगा? थोड़ा सा फूल जाएगा, और इस बीमारी को क्या नाम दिया जाता है? ग्वाइटर। ठीक है, चलिए मधुमेह या फिर डायबिटीज। इस बीमारी में क्या होता है? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि disease in which blood sugar level increases. In this type of disease, blood sugar level is increased in our body. इसका कारण क्या है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। देखिए क्या होता है कि जो आपका इंसुलिन होता है, हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? डायबिटीज। और इंसुलिन में जो आपकी हार्मोन्स होता है इंसुलिन, इसको कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो इसको अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? मनुष्य इस बीमारी में, मनुष्य के शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, यानी ब्लड में आपके क्या हो जाएगा? अधिकतर इंक्रीज ऑफ शुगर लेवल। ट्रीटमेंट क्या है आपका? निदान या उपचार, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। इसके लिए इंजेक्शन आते हैं, वही सीधे लगाए जाते हैं। चलिए अगला है आपका पुनर्भरण क्रिया विधि। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्त्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रिया विधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में, सही तथा सही समय पर स्त्रावित हो रहा है। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की
विधि। देखिए क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म, द एक्सेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। फीडबैक मैकेनिज्म मेक्स श्योर दैट हार्मोन्स शुड बी सेक्रेटेड इन प्रीशियस क्वांटिटी एंड एट राइट टाइम। फीडबैक की बात की जाए आपकी, मैकेनिज्म टू कंट्रोल द शुगर लेवल इन ब्लड इज एज फॉलोज। शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज डिटेक्ट बाय द सेल ऑफ पैनक्रियाज। क्यों? क्योंकि इंसुलिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? आपके पैनक्रियाज से। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, ब्लड शुगर लेवल्स फॉल्स, स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन। अगर अधिक, चलिए अगर आगे की हम बात करें तो आपका इसमें से अब तकरीबन अधिकतर चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है इस चैप्टर की। तो आप डायग्राम इसका भी देख लीजिए। रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ना, अग्नाशय द्वारा संसूचित करना। कौन इसको कंट्रोल करता है? अग्नाशय। इंसुलिन का स्त्राव अगर हो रहा है थोड़ा ज़्यादा, रक्त में शर्करा की मात्रा घट गई है तो इंसुलिन क्या करेगा? अग्नाशय द्वारा इंसुलिन ना बनाना। अगर मात्रा घट गई तो इंसुलिन क्या करेगा? अग्नाशय क्या करेगा? इंसुलिन को नहीं बनाएगा। बंद करो पुनर्भरण भोजन, यानी कि अगर आपके शरीर में इन शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा? इंसुलिन रिलीज होगा। ठीक है, ये इंसुलिन पे ही निर्भर करता है या फिर अग्नाशय पे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आप लोग डायग्राम बना लीजिए, जितने भी डायग्राम इस चैप्टर में हैं ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, इसके भी एक ही ना डायग्राम है इस चैप्टर में। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। बाकी नोट्स के लिए आप लोग हमारे ऐप्स को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, डुग्गू कोचिंग सेंटर के नाम से आएगा, उसमें से आपको सारी नोट्स कंटेंट में मिल जाएंगी। एक तरफ से सारे के सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स अभी से डल चुकी हैं। बाकी धन्यवाद आप लोग का।